तो जैसे ही भोजन अंदर लिया, जो लारीय ग्रंथियां होती हैं वो उत्तेजित हो जाती हैं और उनसे लार का स्त्रावन होता है। लार की जो कुल मात्रा जो होती है, कुल मात्रा जो होती है लार की 1 से 1.5 लीटर 24 घंटों में, यानी कि एक दिन में एक व्यक्ति कितनी लार का स्त्रावन करता है, 1 से 1.5 लीटर। लेकिन जो जंतु जुगाली करते हैं जैसे गाय है, भैंस है, तो उनके अंदर 100 लीटर तक सलाइवा, 100 लीटर तक लार स्रावित हो सकती है एक दिन के अंदर। ये मनुष्य के अंदर 1 से 1.5 लीटर। अब इसकी जो पीएच जो होती है लार की, ये होती है 6.5 से 6.8, यानी कि ये थोड़ा सा अम्लीय होता है, बहुत ज़्यादा नहीं। कई पिताओं में आपको क्षारीय लिखा मिलेगा 7.2, कईयों में उदासीन। सही जो होगा उत्तर 6.5 से 6.8, यानी कि थोड़ा सा ये अम्लीय होता है। अब इसके अंदर जल की जो मात्रा होती है लार्वा के अंदर, वो होती है सलाइवा के अंदर 99 से 99.5%, 99.5%, यानी कि पूरा ही ऑलमोस्ट ये क्या होता है, जल होता है। बाकी का इसमें जो होता है वो होता है अकार्बनिक लवण, ये होते हैं 0.3%। अकार्बनिक लवण में क्या आ जाएगा, सोडियम आइंस है, पोटेशियम आइंस है, यानी जानते हैं आप कैटाइंस और एनाइंस, धनाइंस और जो रिनाइन होते हैं, क्लोराइड आइंस होते हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये इसके अंदर होंगे। मेन जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है कार्बनिक पदार्थ। किसी भी पाचक एंजाइम की सबसे महत्वपूर्ण जो होता है कार्बनिक पदार्थ होता है, यानी कि कार्बनिक पदार्थ का मतलब क्या हो गया, एंजाइम्स। अब कौन कौन से एंजाइम्स हैं या कौन कौन से कार्बनिक पदार्थ हैं जो कि लार के अंदर पाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ के अंदर पहला तो होता है म्यूकस, श्लेष्म। हर एक पाचकी रस के अंदर सबसे ज़्यादा तो म्यूकस होगा, श्लेष्म जिसको कहते हैं। अभी आपसे पूछ लिया जाए म्यूकस क्या है। म्यूकस कोई एंजाइम नहीं है, कार्बनिक पदार्थ तो है पर एंजाइम नहीं है। कार्बनिक पदार्थ का मतलब ये है कि कोई भी जो होगा वो उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उससे बना है, वो कार्बनिक पदार्थ है। तो म्यूकस क्या है, म्यूकस प्रोटीन है। और प्रोटीन किससे बना होता है, अमीनो अम्लों से। उसमें क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो मान लो आपसे ये पूछ लिया जाए कि म्यूकस क्या है। म्यूकस कोई एंजाइम नहीं है, म्यूकस होता है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब क्या हो गया कि ये प्रोटीन तो है ही, इसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी है। ग्लाइको का मतलब कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों का ये मिश्रण है ग्लाइकोप्रोटीन। तो इसकी रासायनिक प्रकृति क्या है म्यूकस की, तो उसका उत्तर हो जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ होता है। दूसरा, म्यूकस का कार्य क्या होता है, भोजन को चिपचिपा, लसलसा बनाना। अब भोजन को चिपचिपा और लसलसा क्यों बनाया जाता है, यदि भोजन शुष्क होगा तो उस पर पाचक एंजाइम काम नहीं कर सकते, इसलिए भोजन को लसलसा या चिपचिपा बनाना जरूरी है। दूसरा जो इसके अंदर महत्वपूर्ण जो होता है उसको हम कहते हैं लारीय एमाइलेज। लारीय एमाइलेज या इसका एक नाम और है टाइलिन। टाइलिन, टाइलिन या लारीय एमाइलेज, सिलिबरी एमाइलेज। एमाइलेज कई तरह के होते हैं, जो लार में पाया जाता है उसको लारीय एमाइलेज कहते हैं। लारीय एमाइलेज क्या करते हैं, जो भोजन के अंदर पॉलीसैकेराइड है। हमारे भोजन के अंदर पॉलीसैकेराइड क्या है, जैसे कि स्टार्च है, स्टार्च है पॉलीसैकेराइड। जो भी हम लेते हैं पॉलीसैकेराइड, कौन सा, एक ही है, लारीय एमाइलेज कहें या टाइलिन कहें, नाम दो दिए गए। एमाइलेज यदि लारीय नहीं लिखोगे, केवल एमाइलेज लिखोगे, वो फिर जब आगे अभी पढ़ेंगे, हमारे अग्नाशयी रस में भी एमाइलेज होता है और आंतरीय रस के अंदर भी एमाइलेज होता है, लेकिन यहाँ पर लिखना पड़ेगा लारीय एमाइलेज। उसको टाइलिन नहीं कहते, उस एमाइलेज को टाइलिन नहीं कहते। जो लार में जो एमाइलेज उपस्थित होता है उसी को टाइलिन कहते हैं। तो ये स्टार्च जो पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड का मतलब कई सारे ये कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना है, कई सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बना है स्टार्च। और ये स्टार्च लारीय एमाइलेज की वजह से एक डाइसैकेराइड के अंदर, डाई का मतलब जो दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बना हो,
उसको हम कहेंगे डाइसैकराइड। तो ये किस में बदल जाता है? माल्टोज में। तो कौन सा एंजाइम हमारे भोजन को सर्वप्रथम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है? तो उसका उदाहरण हो जाएगा लारिया एमाइलेज या टाइलिन। बोलिए, डेक्सट्रोज यहाँ नहीं बनेगा। यदि इसका हम लोग पूरा यदि देखेंगे ना, तो डेक्सट्रोज परमानेंट नहीं है कंपाउंड, अल्टीमेटली वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माल्टोज के अंदर। यानी कि जब स्टार्च का पाचन होता है, माल्टोज बनता है, तो बीच में डेक्सट्रोज बनता है, लेकिन वो भी किस में परिवर्तित हो जाता है? फाइनली माल्टोज में। अब मनुष्य की सलाइवा के अंदर, केवल मनुष्य के अंदर और जानवरों में नहीं, मनुष्य की सलाइवा में थोड़ी बहुत मात्रा में माल्टेज भी पाया जाता है। हमारी सलाइवा में, हमारी लार के अंदर थोड़ी बहुत मात्रा में माल्टेज भी होता है। तो वो क्या करेगा? माल्टोज जो डाइसैकराइड है, ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि हमारे अंदर जो लारीय पाचन होता है उसमें ग्लूकोज भी बनता है, जबकि बाकी और जंतुओं में ग्लूकोज यहाँ पर नहीं बनता है, लार से, मुख गुहा में नहीं बनता है, वो आगे जाकर के बनेगा। इसके अलावा थोड़ी बहुत मात्रा के अंदर लाइसोजाइम नामक पदार्थ भी होता है सलाइवा के अंदर। लाइसोजाइम क्या करता है? जो भोजन के साथ जो जीवाणु आते हैं, यानी उनकी जो कोशिका भित्ति होती है, उसको घोल देता है, उसको नष्ट कर देता है। तो कोई भी भोजन के साथ में कोई संक्रमित जीवाणु आ गया तो वो शरीर में कोई बीमारी कर सकता है। तो उसकी कोशिका भित्ति जब खत्म हो जाएगी, लाइसोजाइम उसको घोल देगा, नष्ट कर देगा, तो उसकी जीवाणु की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि वो कोशिका भित्ति के बगैर नहीं रह सकता। तो ये भोजन को संक्रमण से बचाता है। भोजन के साथ जो जितने भी जीवाणु आते हैं उनको ये नष्ट कर देता है। ये लाइसोजाइम केवल ये लार में ही नहीं पाया जाता। लाइसोजाइम आपकी जो पसीने की ग्रंथियाँ होती हैं, उससे पसीना जो निकलता है, उसके अंदर भी लाइसोजाइम होता है। यानी हमारी त्वचा पर कोई यदि जीवाणु रहेगा तो उसकी भी मृत्यु किससे हो जाएगी? पसीने के अंदर जो लाइसोजाइम होता है। ऐसे ही आप पढ़ेंगे जो नेत्र के अंदर जो आंसू ग्रंथियाँ होती हैं, उनका जो स्त्रावन होता है, उसमें भी लाइसोजाइम होता है। तो कोई आँख के अंदर यदि मान लो बैक्टीरिया है और इन्फेक्शन करता है, तो बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति है वो डिजोल्व हो जाएगी उसकी वजह से। तो लाइसोजाइम का कार्य, चाहे वो यहाँ पर हो या दूसरी जगह हो, बैक्टीरिया को या जीवाणु को नष्ट करना होता है, क्योंकि उसकी कोशिका भित्ति को वो नष्ट कर देता है। तो अब ये पूछा जाए कि लार के द्वारा किस पदार्थ का पाचन होता है? भोजन में उपस्थित किस पदार्थ का पाचन होता है? तो उदाहरण क्या होगा? उत्तर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट। निम्न में से कौन सा पदार्थ लार के द्वारा पाचन होता है? तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, उपरोक्त सभी। तो उदाहरण आपका उत्तर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कौन से का पाचन नहीं होता? देखिए, कोई भी एंजाइम इसमें ऐसा नहीं है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करे, कोई भी एंजाइम ऐसा नहीं है जो वसा को डाइजेस्ट करे। हाँ, लार के द्वारा कौन से पदार्थ का पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। क्यों हो रहा है? क्योंकि स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। यानी प्रोटीन का पाचन नहीं हो सकता, ना ही वसा का पाचन हो सकता है, केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। अब जब लार से पाचन हो जाता है भोजन का, तो भोजन अर्ध ठोस अवस्था में, थोड़ा बहुत उसमें क्या उसके अंदर जुड़ गया, म्यूकस जुड़ गया, तो भोजन थोड़ा सा अर्ध ठोस अवस्था में आ जाता है, और उस भोजन को हम कहते हैं बोलस। लार से पाचन होने के बाद भोजन क्या कहलाता है? ये पूछा जाए तो उसका आंसर हो जाएगा बोलस। लार के पाचन के बाद भोजन को बोलस नाम दिया जाता है। अब कोई भी जो पाचक रस है उसका नियंत्रण जो होता है, यानी कि लारीय पाचन का नियंत्रण, लारीय पाचन का नियंत्रण, कंट्रोल कैसे होता है? कोई भी पाचक रस होगा उसका दो तरह से नियंत्रण हो सकता है। एक तो तंत्रिका के द्वारा, कोई भी आपकी जो कार्य है शरीर में, या तो तंत्रिका उसको नियंत्रित करती है, नर्वस सिस्टम, या उसको एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है। लारीय नियंत्रण जो होता है, सलाइवा का जो कंट्रोल होता है, उसमें हार्मोन का कंट्रोल नहीं होता। इसके अंदर केवल तंत्रिकीय नियंत्रण ही होता है। केवल तंत्रिकीय नियंत्रण, यानी कि ये हमारे नर्वस सिस्टम से नियंत्रित होता है। और नर्वस सिस्टम आपने सुना होगा, तंत्रिका तंत्र आप पढ़ेंगे, तीन तरह का होता है। एक तो होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक होता है पर्दीय तंत्रिका तंत्र, और एक होता है स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है, ANS,
स्वतंत्र तंत्र का तंत्र के द्वारा नियंत्रित होता है। और एक यदि जानते हो, आप जानते रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया, यानी आप जैसे गर्म चीज को स्पर्श कर लें तो बगैर सोचे समझे आप अपना हाथ हटा लेंगे, तो ये क्या हो गया, प्रतिवर्ती क्रिया हो गई। तो ये जो लारीय स्त्रावन है ये प्रतिवर्ती क्रिया है, ऑटोमेटिक अपने आप होने वाली क्रिया है। जैसे मान लो आपके मुंह में भोजन आपने लिया, तो जैसे ही मुंह में भोजन जाएगा तो तुरंत ही क्या होगा, संवेदनाएं ये आपका जो लारीय केंद्र है मस्तिष्क के अंदर उसको उत्तेजित कर देंगी और वो सूचना भेजेगा आपकी लारीय ग्रंथियों को। लारीय ग्रंथि जैसी सूचना प्राप्त करेंगी उससे लार निकल करके बाहर आ जाएगी। कैसे? जैसे हाँ, तो यदि ये पूछा जाए कि लारीय पाचन किस तरह की क्रिया है, तो ये इसका उदाहरण तो हो जाएगा प्रतिवर्ती क्रिया। और लारीय पाचन किसके द्वारा नियंत्रित रहता है, तो वो उत्तर हो जाएगा तंत्र के नियंत्रण होता है। कौन से के द्वारा नियंत्रित होता है, तो हो जाएगा उसका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, स्वतंत्र तंत्र का तंत्र के द्वारा होता है। अब एक तो ये हुआ कि जैसे ही भोजन आपके मुख गुहा में गया तो मैंने आपको बताया था लारीय ग्रंथियां उत्तेजित हो जाएंगी, क्योंकि जो मस्तिष्क है उसके अंदर जो लारीय केंद्र है वो निर्देश देगा लारीय ग्रंथियों को कि उसमें क्या हो, संकुचन हो, जिससे कि लार का स्त्रावन हो। दूसरा क्या है कि जैसे आप मुंह में खाना भी नहीं लें, दो तरह की प्रतिवर्ती क्रिया होती है, एक तो अनुबंधित और एक अनुबंधित, कंडीशनड और अनकंडीशनड। अनकंडीशनड क्या है, जैसे आपको पता है कि ये खाना है, तो खाने को आप देखें या खाने को स्मेल आ जाए, खाने के आप पास से गुजर रहे हैं किचन से और स्मेल आ गई और आपने देखा भी नहीं खाने को, आपने मुंह में भी नहीं लिया। और आजकल तो ये माना जाता है खाने के बारे में आप सोच भी लें कि खाना आपको आप दिख गया, आपको खाना कि भाई इस तरह खाना है और मैं इस खाने को खाऊंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। या आपने कोई स्वीट है, आपकी फेवरेट रसगुल्ला है मान लो, उसके बारे में सोच भी लिया, तब भी आपके लार का स्त्रावन हो जाएगा, अपने आप लार का स्त्रावन हो जाएगा। तो ये क्या होता है कि कुछ क्रिया ऐसी होती हैं, दो तरह की प्रतिवर्ती क्रिया पड़ेंगी, एक तो कंडीशनड और एक अनकंडीशन। कंडीशन तो जो है जो पहले आप किसी चीज़ के संपर्क में आए, प्रीवियस एक्सपीरियंस है, आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस है उस चीज़ का, तो आपको ये पता है कि ये चीज़ लेने से ये होगा। आप जानते हैं इवान पावलोव वैज्ञानिक थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था, इसी एक्सपेरिमेंट के ऊपर मिला था, लारीय स्त्रावन। कुत्ते के अंदर उन्होंने लार के स्त्रावन को जनरेट किया, प्रतिवर्ती क्रिया जनरेट की। कैसे जनरेट की, बहुत छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट किया, उसी पे उनको नोबेल प्राइज मिल गया था कि उन्होंने किस तरह का अरेंजमेंट किया था कि कुत्ते को वो रोटी थोड़े ऊंचे स्थान से देते थे और खाना देने से पहले ही क्या करते थे, एक घंटी भी बजाते थे। एक फिक्स टाइम पे उन्होंने कर रखा था, भाई 11 बजे खाना देना है, घंटी बजानी है और कुत्ते को खाना देना है। तो उन्होंने देखा कि जब वो घंटी बजाते थे, कुत्ते को खाना देते थे और कुत्ता थोड़ा सा जंप करता था, तो उसकी लार दिख जाती थी उस वैज्ञानिकों की, लार का ही स्त्रावन हो रहा है। बाद में उन्होंने क्या किया कि जब कई बार ऐसा किया कई दिनों तक, तो उसके बाद में उन्होंने घंटी तो बजाई उस टाइम और कुत्ते को खाना नहीं दिया, लेकिन फिर भी उसके सलाइवा का सीक्रेशन हो गया। तो यानी कि उसके अंदर वो रिफ्लेक्स एक्शन है वो जनरेट हो गया रिफ्लेक्स एक्शन। तो इसी तरीके से हमारे अंदर भी जब हम खाना खाते हैं रोज, तो जरूरी नहीं है कि भोजन जब हमारे मुख गुहा के अंदर आए तभी लार का स्त्रावन हो। हम खाने को देख लें, खाने को सूंघ लें, खाने के बारे में सोच भी लें, तब भी हमारा जो लारीय केंद्र है वो उत्तेजित हो जाएगा और लार का स्त्रावन हो जाएगा। तो कई सारी ऐसी क्रिया होती है, प्रतिवर्ती क्रियाएं, जो आप अपने शरीर के अंदर वो करते हैं। जैसे आप ड्राइविंग करते हैं, तो ड्राइविंग करते हैं तो कोई आदमी, कोई व्हीकल सामने आ गया, तो आप तो ब्रेक की तरफ थोड़ी देख रहे थे उस टाइम, या स्पीड की तरफ थोड़ी देख रहे थे, आपका तो सामने है बिल्कुल। लेकिन आपका अपने आप जो पैर है, यदि आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर तो पैर से लगता है ब्रेक, तो पैर से चला जाएगा, हाथ से लगता है तो हाथ उस समय हो जाएगा और आप उस एक्सीडेंट से बच जाएंगे। तो ये भी प्रतिवर्ती क्रिया है कि आपने उस चीज़ को एक बार सीख के और प्रैक्टिस में आप लेकर आ गए, और प्रैक्टिस में वो क्रिया, जैसे मान लो आपने गर्म प्रेस को टच किया, तो ये थोड़ी सोचेंगे मुझे हाथ हटाना है, इतने सोचेंगे इससे पहले तो आपका हाथ अपनी जगह पे आ जाएगा। तो ये क्या है, ये प्रतिवर्ती। कोई चीज़ आपके टच कर जाए या नेत्र जो पलक है उसको टच कर जाए, तो आप के आईलिड्स जब कहेंगे, ये भी प्रतिवर्ती क्रिया। तो इस तरह की सब प्रतिवर्ती क्रिया होती है। ऐसा होता है, उसके लिए भी
जैसे आपने खाना खा लिया, तो खाना खाने के बाद सबसे पहले खाना कहाँ जाएगा? आपके आमाशय में जाएगा। तो जब आमाशय खाने से भर जाता है तो आमाशय की जो अंदर की सतह होती है, ये अंदर की सतह, यहाँ पर भोजन सब तरफ आ गया, तो आमाशय की आंतरिक सतह पर कुछ संवेदी अंग होते हैं, तो वो संवेदी अंग उत्तेजित हो जाएंगे जैसे ही आपका खाना पूरा हुआ। और वो संवेदी अंग मस्तिष्क के अंदर आप पढ़ेंगे, हाइपोथैलेमस एक जगह होती है, उस हाइपोथैलेमस के अंदर 2 सेंटर होते हैं खाने से रिलेटेड। एक तो होता है भूख केंद्र, यानी वो सेंटर यदि उत्तेजित हो जाए तो आपको भूख लगेगी, और एक उसको रोकने के लिए सैटाइटी सेंटर होता है। तो जैसे ही आपका खाने से भर गया पेट, तो उसके बाद में वो संवेदन कहाँ जाएगा? सैटाइटी सेंटर को जाएगा, हाइपोथैलेमस में, और वो उत्तेजित होकर के क्या करेगा? आपके जो भूख का केंद्र है, फीडिंग सेंटर, एपाइटी सेंटर, अरे पूरी बात तो सुनिए पहले, उस फीडिंग सेंटर को बंद कर देगा। तो वो जैसे ही बंद हो जाएगा आपको फिर खाने की अनुभूति नहीं होगी। अनुभूति क्यों होती है खाने की? कि रुधिर में जब शर्करा की कमी हो जाती है, ग्लूकोज की कमी हो जाती है, तो आपका जो भूख का केंद्र है वो अपने आप उत्तेजित हो जाएगा। जैसे ही शुगर कम हुआ ब्लड में 80 मिलीग्राम से 100 ml में, तो भूख का केंद्र उत्तेजित हो जाएगा और आदमी को भूख की अनुभूति होगी और वो खाना प्रारंभ कर देगा। तो यदि मान लो ये मैकेनिज्म नहीं हो तो आदमी खाना ही खाता रहेगा, क्योंकि उसको वो भूख का केंद्र जब तक शांत नहीं होगा तब तक उसको खाने की अनुभूति होगी। अब इसके बाद में ये, अरे ऐसे नहीं होता, ग्लाइकोजन मैंने बताया, खाना नहीं खाओगे आप, तो क्या बताया था मैंने आपको? ग्लाइकोजन जो आपके यकृत के अंदर जो संग्रह करके रखा हुआ है वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाएगा। तो ग्लूकोज आपको रुधिर में उतना मिल गया ग्लूकोज, तो वो आपको भूख जब तक नहीं लगी जब तक कि उतना ग्लूकोज लेवल आपके रुधिर में है। फिर वो कम होगा ग्लूकोज, क्योंकि वो कोशिकाओं को चला जाएगा, तब आपको फिर भूख लगना प्रारंभ हो जाएगा। और आप यदि बाहर से खाना खा लेंगे तो इसका मतलब आपको ग्लूकोज बाहर से मिल गया, नहीं तो लीवर के अंदर जो ग्लाइकोजन है वो पूरा कंज्यूम नहीं हो जाएगा, तब तक आपको ग्लूकोज वहाँ से मिलता रहेगा। इसका मैंने क्या बताया था आपको? यदि आपकी एनर्जी, ऊर्जा आप जितना ले रहे हैं वो ऊर्जा तो ज़्यादा और खर्च कर रहे हैं वो ऊर्जा कम है, तो आदमी को मोटापा होगा, ओबेसिटी हो जाएगी उसको। और आप यदि मान लो ऊर्जा तो कम ले रहे हैं और खर्च ऊर्जा ज़्यादा कर रहे हैं, तो आप फिजिकली वीक रहेंगे। इसके अलावा फिर और भी कारण हो सकते हैं। किसी के अंदर कोई इतने हार्मोन्स होते हैं, करीब 20 हार्मोन होते हैं शरीर में। अब कोई हार्मोन है वो वृद्धि से संबंधित है, जैसे सोमेटोट्रोपिक हार्मोन है, वृद्धि से संबंधित है। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन किसी के अंदर कम है तो उसकी वृद्धि प्रॉपर नहीं होगी। तो पूरा सब्जेक्ट जब पढ़ेंगे आप, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे, तो उसमें पता चलेगा कौन सा हार्मोन क्या काम करता है, उस हार्मोन की कमी से क्या हो सकता है, उस हार्मोन की अधिकता से क्या हो सकता है। अब इसके बाद में जब भोजन बोलस में परिवर्तित हो गया, तो बोलस मैंने बताया था यहाँ पर होता है आपकी ग्रास नाल का एक छिद्र होता है जिसको ग्लोटिस कहते हैं, कंठ द्वार, और उस ग्लोटिस से भोजन जाएगा आपके ग्रास नाल के अंदर। और जैसे ही ग्रास नाल में भोजन आएगा तो आपको बताया कृमाकुंचन गति होती है पेशियों के अंदर और भोजन को नीचे की तरफ धकेला जाता है, क्योंकि ग्रास नाल के अंदर कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होती। और ग्रास नाल के नीचे क्या आ गया? स्टोमक, जठर भाग, और उसके बीच में एक मैंने वॉल्व बताया था, कौन सा? कार्डिक वॉल्व। डायफ्राम तो अलग चीज़ होती है, डायफ्राम तो मैंने बताया था ईसोफेगस डायफ्राम के, कार्डिक वॉल्व होता है। तो कार्डिक वॉल्व खुल जाता है और भोजन किस में चला जाता है? आमाशय के अंदर। तो दूसरा होगा आमाशय में पाचन। आमाशय में पाचन, और आमाशय में जो पाचन होता है वो किसकी वजह से होता है? वो गैस्ट्रिक जूस की वजह से होता है, जठरीय रस। तो इसलिए इसको हम कहते हैं जठरीय पाचन। जठरीय पाचन का मतलब हो गया ये पाचन कौन से के द्वारा? गैस्ट्रिक जूस के द्वारा पाचन की क्रिया, जठरीय पाचन। ये जैसे ही भोजन आमाशय में पहुंचेगा, तो आपको बताया था जठर ग्रंथियां होती हैं आमाशय की वॉल में। कितनी जठर ग्रंथियां बताई थी मैंने? 3.5 करोड़, 35 लाख जठर ग्रंथियां होती हैं, और उनसे 3.5 करोड़ जो जठर रस का उससे स्त्रावन होगा। अब जठर रस की कुल मात्रा जो होती है, जो गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसकी कुल मात्रा, जैसे आपको बताइए लार की मात्रा होती है 1 से 1.5 लीटर, ऐसे ही इसकी जो मात्रा होती है वो 1 से 3 लीटर प्रतिदिन। एक दिन के अंदर 24 घंटे में 1 से 3 लीटर, एक दिन के अंदर 24 घंटे में जो जठर ग्रंथियां हैं वो कितना जठर रस स्त्रावित करती हैं स्टोमक के अंदर? 1 से 3 लीटर एक दिन के अंदर।
और जैसे वहाँ पीएच होती है थोड़ी अम्लीय और यहाँ पर पीएच होती है बहुत ज़्यादा अम्लीय, क्योंकि HCl होता है, तो पीएच का जो मान होगा वो 1.5 से 2, यानी बहुत ज़्यादा अम्लीय माध्यम HCl की वजह से किसके अंदर होता है, ये आमाशय के अंदर होता है। और इसके अलावा जल 99%, जैसे मान 99.5 होता है, यहाँ थोड़ा सा कम होगा। और अकार्बनिक पदार्थ वही होते हैं जो उसके अंदर बताए थे, अकार्बनिक पदार्थ होगा 0.7%, वहाँ 0.3% थे क्योंकि वो 99.5 है, यहाँ 1% बच गया तो 0.7% अकार्बनिक पदार्थ है। अकार्बनिक पदार्थ का मैंने बताया था धनायन और ऋणायन, क्लोराइड, सल्फेट, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट्स, हाइड्रोजन आयंस। मेन जो होते हैं किसी के अंदर वो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, क्योंकि एंजाइम्स क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो बाकी का 0.3% जो शेष है वो क्या है, कार्बनिक पदार्थ। अब कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं आमाशय के अंदर, जठरीय रस के अंदर कौन कौन से कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। पहला कार्बनिक पदार्थ तो जैसे सभी पाचक रसों में होता है म्यूकस, श्लेष्म, तो यहाँ भी म्यूकस होगा। और यहाँ तो म्यूकस और भी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मैंने बताया था कि स्टोमक की जो वॉल है उस पर HCl की क्रिया को रोकने के लिए म्यूकस एक अवरोधक की तरह काम करता है। म्यूकस जो आपका स्टोमक है उसके अंदर की जो म्यूकोसा वॉल है उस पर एक बैरियर का मतलब अवरोधक, करीब 1.5 से 2 मिलीमीटर मोटाई की एक भित्ति बना लेता है, जिससे कि HCl सीधा स्टोमक की वॉल के संपर्क में नहीं आ पाता। और म्यूकस का दूसरा काम क्या है, भोजन को और ज़्यादा चिपचिपा और लसलसा बनाना। अब इसके अंदर जो एंजाइम है, जो महत्वपूर्ण एंजाइम है वो होता है पेप्सिनोजन। जठर रस के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, पेप्सिनोजन। और कोई भी एंजाइम के यदि पीछे, जब भी हम एंजाइम का नाम लिखते हैं और क्या लिखा हो, जन लिखा हो, या उससे पहले जैसे एक और एंजाइम पढ़ेंगे प्रोरेनिन, या तो एंजाइम के पहले प्रो लिखा हो या एंजाइम के बाद जन लिखा हो, इसका मतलब वो एंजाइम अक्रियाशील है, वो एंजाइम इनएक्टिव है। पहले उसको क्रियाशील रूप में आना जरूरी है, नहीं तो वो एंजाइम काम नहीं कर सकता। कैसे पहचानेंगे कि ये एंजाइम अक्रियाशील है, या तो उसके पीछे जन लिखा हुआ हो या उससे पहले प्रो लिखा हुआ हो। तो पेप्सिनोजन, ये क्या मतलब हो गया, ये इनएक्टिव एंजाइम है, एक क्रियाशील एंजाइम है। और किसको पाचित करेगा पेप्सिनोजन, प्रोटीन्स को, ये प्रोटीन्स के पाचन में काम आता है। तो पेप्सिनोजन को पहले किसमें परिवर्तित होना जरूरी है, पेप्सिन के अंदर। पेप्सिन क्या है, ये उसका क्रियाशील रूप है। किसका क्रियाशील रूप है, पेप्सिनोजन का। पेप्सिनोजन काम नहीं कर सकता जब तक कि वो पेप्सिन के अंदर परिवर्तित नहीं होगा। तो जो भोजन आप ले रहे हैं, और मैंने बताया था कि आमाशय के अंदर HCl का भी स्त्रावन होता है। कौन स्त्रावित करता है HCl, क्या बताया था, कौन सी कोशिकाएं HCl का स्त्रावन करती हैं, पेराइटल कोशिकाएं। दूसरा नाम क्या बताया था पेराइटल का, एक नाम और बताया था मैंने, मान लो पेपर में वो नाम नहीं आया, 2 नाम है, दोनों ही आपको याद करने पड़ेंगे, पेराइटल कोशिका और एक और क्या बताया था, या वेरी गुड, ऑक्जेंटिक या पेराइटल कोशिकाएं। तो ऑक्जेंटिक और पेराइटल कोशिकाएं HCl का स्त्रावन करती है। HCl यदि स्त्रावित नहीं हुआ तो पेप्सिनोजन ही रहेगा, यानी प्रोटीन्स का पाचन नहीं हो सकता। अब ये पेप्सिन क्या करेगा, जो भोजन में प्रोटीन्स आपने ली हैं उसको ये पेप्सिन क्रियाशील हो गया, और प्रोटीन्स अंत में किस में परिवर्तित होते हैं, अमीनो अम्ल में। लेकिन कोई भी एंजाइम ऐसा नहीं है जो प्रोटीन को सीधा ही अमीनो अम्ल में बदल दे, पहले उसके मध्यवर्ती उत्पाद बनते हैं, यानी कि अमीनो अम्ल बनने से पहले और भी पदार्थ बनते हैं। सबसे पहले प्रोटीन्स जो पाचित होती हैं पेप्सिन से, तो पहले तो बनता है उससे मेटा प्रोटीन, यानी कि और सरल रचना में बदल जाती है मेटा प्रोटीन। पेप्सिनोजन तो है अक्रियाशील, इनएक्टिव, तो पहले इसको क्रियाशील होना जरूरी है। क्रियाशील रूप इसका क्या है, पेप्सिन। कैसे बदला पेप्सिनोजन पेप्सिन में, HCl की उपस्थिति के कारण। HCl नहीं होगा तो पेप्सिनोजन ही रहेगा, वो प्रोटीन के पाचन में सहायक नहीं होता। प्रोटीन डाइग्लिसराइड
मैं नहीं बदलता बेटा। डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड तो बसा है, प्रोटीन अलग है और बसा अलग है। जब बसा का पाचन होता है तो उससे बनते हैं ट्राइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड और ग्लिसरॉल। प्रोटीन्स के पाचन में कभी डाइग्लिसराइड नहीं बनता। प्रोटीन्स का पाचन होता है सीधे मध्यवर्ती उत्पादों में, और लास्ट में बनता है अमीनो अम्ल। अब कौन कौन से बनते हैं? सबसे पहले प्रोटीन बनाता है मेटाप्रोटीन्स। मेटाप्रोटीन्स के बाद बनाता है प्रोटीन प्रोटियोजेज, यानी कि और भी सरल रचनाओं में ये परिवर्तित हो जाएगा प्रोटियोजेज, मेटाप्रोटीन्स। उसके बाद में थोड़े बहुत अलग हो गए उससे अमीनो अम्ल, तो बन गया प्रोटियोजेज। प्रोटियोजेज भी दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, वो लिखने की जरूरत नहीं है आपको। और प्रोटियोजेज के बाद बनता है पेप्टोन्स। तो ये तीन तो आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, पहले मेटाप्रोटीन्स, फिर प्रोटियोजेज और फिर पेप्टोन। इन तीनों को हम मिला के कहते हैं मध्यवर्ती उत्पाद, यानी कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। कभी भी आमाशय में प्रोटीन्स अमीनो अम्ल में परिवर्तित नहीं हो सकते, पहले इनके अंदर परिवर्तित होना जरूरी है, मेटाप्रोटीन्स, प्रोटियोजेज, और उसके बाद बनेगा पेप्टोन्स। तीनों को मिला के हम कहते हैं मध्यवर्ती उत्पाद, ये प्रोटीन्स का। अब तीसरा जो एंजाइम है या कार्बनिक पदार्थ है वो होता है प्रोरेनिन। अब प्रोरेनिन भी कैसा है, मैंने बताया था आपको, ये इनएक्टिव है, ये भी अक्रियाशील है प्रोरेनिन। तो इसको पहले रेनिन में, प्रो को हटाना है अपने को, रेनिन में परिवर्तित होना जरूरी है। तो प्रोरेनिन को रेनिन में भी कौन परिवर्तित करता है? ये HCl ही परिवर्तित करता है। तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कि प्रोरेनिन बदलेगा रेनिन के अंदर, और रेनिन भी HCl की वजह से होगा। और रेनिन जो कार्य करता है वो किस पे करता है? जो दूध के अंदर प्रोटीन होती है, दूध के अंदर जो प्रोटीन होती है उसको कहते हैं केसिनोजन। केसिनोजन प्रोटीन होती है दूध के अंदर, घुलनशील अवस्था के अंदर, घुलनशील दूध के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? बच्चों के अंदर ये रेनिन ज़्यादा सक्रिय होता है, क्योंकि बच्चों का जो मेन डाइट होता है वो क्या होता है? दूध होता है। तो केसिनोजन जो प्रोटीन है उसको ये रेनिन एक अघुलनशील प्रोटीन में परिवर्तित कर देता है, वो क्या है? केसिन। केसिन के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तो जब ये घुलनशील प्रोटीन अघुलनशील में परिवर्तित हो गई तो दूध तो कैसा होता है? बिल्कुल तरल होता है। और जब ये अघुलनशील आएगा तो कैसा हो जाएगा? अर्ध तरल, यानी कि दही। तो दूध को दही में बदलने वाला जो एंजाइम है वो क्या होगा? रेनिन। तो इसलिए हम इसको कर्डलिंग एंजाइम भी कहते हैं। कर्ड का मतलब क्या होगा? दही। दही बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन। तो जैसे जहाँ पर दही बहुत ज़्यादा बनाया जाता है, यानी इंडस्ट्रीज के अंदर जो आपको पैक दही मिलता है, तो वो किससे बनाया जाएगा? रेनिन एंजाइम से। रेनिन एंजाइम, तो उस रेनिन एंजाइम के लिए क्या करते हैं? जो बछड़े जो होते हैं उनको उनका स्टोमक निकाल करके, और गैस्ट्रिक म्यूकोसा जो होती है उससे रेनिन निकाला जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, और उस रेनिन को, दूध को दही में कन्वर्ट करने का काम लिया जाता है। हमारे अंदर ये स्वतः होने वाली क्रिया है, क्योंकि हमारे अंदर जठरी रस के अंदर ये रेनिन पाया जाता है। तो पहले तो प्रोरेनिन से रेनिन बना HCl की उपस्थिति में, और रेनिन ने क्या किया? केसिनोजन को केसिन में परिवर्तित किया। और केसिन किसके साथ जुड़ जाता है? जो कैल्शियम आइंस होते हैं, कैल्शियम आइन है ना हमारे शरीर के अंदर, कैल्शियम आइन के अंदर ये बन जाता है कैल्शियम पैराकेसिनेट। कैल्शियम पैराकेसिनेट नामक पदार्थ में ये परिवर्तित हो जाता है। तो रेनिन से क्या बन गया? कैसिनोजन कैल्शियम पैराकेसिनेट में परिवर्तित हो गया, यानी दूध से दही बन गया। तो उससे फायदा क्या हुआ? जैसे बच्चों में दूध है मेन डाइट, दही बनने से क्या हुआ? अर्ध तरल हो गया वो, तो वो स्टोमक में रहेगा कुछ समय तक। तरल होता तो आगे निकल जाता, तो स्टोमक में रहने की वजह से जो बाकी पदार्थ है उनका भी पाचन थोड़ा बहुत हो सकता है। एक एंजाइम और इसके अंदर होगा, वो कहलाता है जठरीय लाइपेज। लाइपेज आगे भी होगा, लेकिन जैसे सलाइवा के अंदर मैंने बताया था एमाइलेज, उसको सिलेवरी एमाइलेज कहते हैं, लारी एमाइलेज। ऐसे ही जो गैस्ट्रिक जूस के अंदर जठर रस में जो लाइपेज होता है उसको हम जठरीय लाइपेज कहते हैं। तो लाइपेज हमेशा वसा के ऊपर काम करता है।
प्रोटीन पे डाइजेस्ट होने वाला एंजाइम जो होगा उसको प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कहेंगे, प्रोटीन को तोड़ने वाला। तो ये जो भोजन में वसा है उसकी कुछ मात्रा को ये किसमें परिवर्तित कर देगा, वसीय अम्ल के अंदर। क्या क्या बनता है, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। वसा के पाचन से क्या बनता है, वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल। लेकिन ये कम मात्रा, क्योंकि वसा का पाचन तब अधिक होगा जबकि वसा किसके संपर्क में आएगा, मैंने बताया था पित्ताशय के अंदर जो रहता है ना, क्या रहता है, पित्त रस, बाइल जूस। जब पित्त रस जब भोजन के संपर्क में आएगा तो मैंने आपको बताया था फंक्शन वसा का वसीयकरण हो जाता है, इमल्सिफिकेशन, तब वसा का पाचन और अवशोषण ज्यादा होगा। अब ये पूछा जाए कि कौन से पदार्थ का सबसे ज्यादा पाचन होता है आमाशय में, तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रोटीन। समझ में आ रहा है, प्रोटीन बताया था आपको पेप्सिनोजन की वजह से। कौन से पदार्थ का पाचन नहीं होता है स्टोमक में, तो इसका उत्तर क्या होगा, वसा नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट। वसा तो हो रहा है ना थोड़ा बहुत, कार्बोहाइड्रेट का तो मैंने कुछ बताया नहीं, कोई भी एंजाइम। कौन से पदार्थ का पाचन आमाशय में बिल्कुल भी नहीं होता, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपको सोचना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन से एंजाइम थे। कौन से पदार्थ का पाचन बिल्कुल नहीं होता, तो उसका उत्तर होगा कार्बोहाइड्रेट। कौन से पदार्थ का पाचन सबसे ज़्यादा होता है, तो उसका उत्तर होगा प्रोटीन। कौन से पदार्थ का पाचन कम होता है, तो उसका उत्तर होगा वसा। अब इसके अलावा इसमें एक थोड़ी बहुत मात्रा में एंजाइम तो नहीं है, लेकिन एक पदार्थ और पाया जाता है जिसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक कारक। इंट्रिंसिक कारक ये एंजाइम नहीं है, इंट्रिंसिक कारक, लेकिन क्वेश्चन आता है इंट्रिंसिक कारक। मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ जिन पे बहुत सारे सवाल, मुझे भी 30 साल हो गए पीएमटी पढ़ाते हुए, 3000 बच्चे सिलेक्ट हो गए होंगे। तो आप यदि पेपर देखोगे तो आपको क्वेश्चन बहुत मिलेंगे इस तरीके के। अभी भी कम से 30 बच्चे पढ़ते होंगे, मैं रोज़ जो जहाँ पढ़ाता हूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे सीखने चाहिए जो कि ज़्यादातर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। हर पेपर में आपको इस तरह क्वेश्चन मिलेंगे जो मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, तो आप उस तरह की स्टडी को थोड़ा फोकस कीजिएगा। इंट्रिंसिक कारक, अब ये आपको ऐसे किताबों में नहीं दिया जाता है, बस ये बता दिए इंट्रिंसिक कारक क्या होता है। ये पाचक एंजाइम नहीं है इंट्रिंसिक कारक। इंट्रिंसिक कारक क्या करता है, जो आप विटामिन लेते हैं भोजन के साथ में, ये पूछा जाए कौन से पदार्थ ऐसे हैं हमारे भोजन में जिनका पाचन बिल्कुल नहीं होता। पाचन किस लिए होता है कि वो आसानी से अवशोषित हो सके, लेकिन विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जिनका पाचन बिल्कुल नहीं होता, वो सीधे ही अवशोषित हो जाते हैं। कौन सा पदार्थ ऐसा है हमारे भोजन में जिसकी पाचन की आवश्यकता ही नहीं है, यानी कि वो सीधे ही अवशोषित हो सकता है बगैर पाचन के, तो उसका उत्तर होगा विटामिन। तो विटामिन आप जब पढ़ेंगे कई तरह के होते हैं, ए, डी, ई, के, सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में फिर अलग अलग तरह के विटामिन होते हैं। एक विटामिन होता है विटामिन B12। विटामिन B12 सुना है आपने नाम, विटामिन B12 क्या काम करता है ये शरीर में, बताइए जरा। विटामिन B12 शरीर में किस चीज के लिए जरूरी है, विटामिन B12 क्या करता है शरीर में, कौन बताएगा उत्तर। विटामिन B12 जो होता है इसका रासायनिक नाम क्या है विटामिन B12 का, जानते हैं नाम। जैसे B1 को क्या कहते हैं थाइमिन, BT को क्या कहते हैं राइबोफ्लेविन, विटामिन C को क्या कहते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल, तो साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन, कोबालामिन क्यों कहते हैं इसको, कोबाल्ट पाया जाता है। हर क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन और निकल जाएगा आपका। जैसे मैंने बताया साइनोकोबालामिन, कौन सी विटामिन ऐसी है इसमें कोबाल्ट होता है मेटल, तो उत्तर हो जाएगा विटामिन B12। अब ये विटामिन B12 क्या काम करता है, ये महत्वपूर्ण है। विटामिन B12 हमारे शरीर में क्या करता है, जो RBC बनती हैं। अब RBC बनती है, मैंने ये कहा तो इसमें से भी एक क्वेश्चन बन गया, RBC कहाँ बनती है, क्या बनती है RBC, बैठ जाओ बेटे, कहाँ बनती है RBC, अरे ब्लड में, तो बोन मैरो में, लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो। जो बोन है आपके अंदर, कितनी बोन है शरीर में, 206 बोन है। तो जो लंबी बोन है, जैसे ये ह्यूमरस बोन है, ये रेडियोल्ना बोन है, ये फीमर है, ये टीब है, फिबुला है, तो इनके अंदर जो मैरो होती है, एक तरल पदार्थ होता है जिसको रेड बोन मैरो कहते हैं, वो RBC का निर्माण करती है। तो कौन सी विटामिन RBC के निर्माण में सहायक है, तो उत्तर होगा विटामिन B12।
तो विटामिन B12 जो आप ले रहे हैं भोजन के साथ में, तो वो उसके अब्सॉर्प्शन में कौन मदद करता है? उसके अब्सॉर्प्शन में ये इंट्रिंसिक कारक मदद करता है। B12 के अब्सॉर्प्शन में इंट्रिंसिक कारक जो जठरीय रस में पाए जाते हैं, उसका सबसे महत्वपूर्ण जिस पे क्वेश्चन आता है कौन क्या कार्य है उसका, ये भोजन में उपस्थित विटामिन B12 के अब्सॉर्प्शन में मदद करती है। यानी कि यदि मान लो जठरीय रस के अंदर, गैस्ट्रिक जूस के अंदर यदि इंट्रिंसिक कारक नहीं हो, तो आप जो विटामिन ले रहे हैं विटामिन B12, उसका अब्सॉर्प्शन नहीं होगा, वो वैसे ही अनडाइजेस्टेड फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। तो जब विटामिन B12 का अब्सॉर्प्शन नहीं हुआ, तो रेड बोन मैरो जो आपकी लाल अस्थि बच जाए, उससे आरबीसी कम बनेगी। आरबीसी कम बनती है बॉडी में, तो क्या कहते हैं उस बीमारी को? एनीमिया। एनीमिया जानते हैं? रक्तहीनता, एनीमिया। एनीमिया यानी कि रुधिर की कमी, आरबीसी की कमी। अब एनीमिया भी 9 तरह के एनीमिया होते हैं। इससे कौन सा एनीमिया होगा? ये पूरा उत्तर एनीमिया सही नहीं है। कौन सा एनीमिया होगा? विटामिन B12 की कमी से कौन सा एनीमिया होता है? यानी ये फैक्टर नहीं हुआ तो उसका अब्सॉर्प्शन नहीं हुआ, उसका अब्सॉर्प्शन नहीं हुआ तो आरबीसी कमी हो गई, आरबीसी कमी हुई तो एनीमिया। कौन सा एनीमिया? पर्नीशियस एनीमिया। तो पर्नीशियस एनीमिया जो बीमारी है वो इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होने की वजह से होगी, इसलिए इंट्रिंसिक फैक्टर का होना जठरी रस के अंदर जरूरी होता है। तो ये हो गया कि हमारे स्टोमक में पाचन किस तरह से होता है। अब जब पाचन हो जाता है भोजन का स्टोमक में, तो भोजन और भी ज़्यादा तरल अवस्था में आ गया, क्योंकि इसमें और म्यूकस ऐड हो गया, और अब भोजन को हम कहते हैं, ये चिपचिपा लसलसा बन जाता है, इस भोजन को हम कहते हैं काइम। तो दूसरा सवाल ये है कि जब पाचन हो जाता है भोजन का हमारे स्टोमक के अंदर, तो पाचन के बाद उस भोजन को क्या नाम दिया जाता है? तो उसका उत्तर होगा काइम। मैंने बताया था लार के पाचन के बाद उसको बोलस कहते हैं, और जब आमाशय में पाचन हो जाता है तो उसको हम काइम का नाम देते हैं। और हर जूस का आपको नियंत्रण बताया है कि कैसे नियंत्रण होता है, कैसे नियंत्रण होता है। जब मैंने कल भी आपको बताया, यदि HCl की मान लो HCl की कमी हो जाए तो उसको हम कहेंगे अल्प अम्लीयता। अल्प अम्लीयता का मतलब हो गया हाइपो एसिडिटी। हाइपर एसिडिटी तो सब जानते हैं, हाइपर एसिडिटी। हाइपो एसिडिटी यानी कि HCl की कमी होना। अब HCl की अल्प अम्लीयता हो गई तो उस व्यक्ति को क्या रहेगा? कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन रहेगा। और यदि ये लंबे समय तक रहे HCl की कमी, तो उसको आमाशय का कैंसर भी हो सकता है। आमाशय का कैंसर, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, आमाशय का कैंसर। और यदि मान लो HCl का स्त्रावन ज़्यादा हो जाए, वो अक्सर होता है, HCl का स्त्रावन ज़्यादा हो गया तो उससे हो गया अति अम्लीयता। अति अम्लीयता जिसको हाइपर एसिडिटी, यानी जलन महसूस होगी आपको, अति अम्लीयता, हाइपर एसिडिटी। और हाइपर एसिडिटी जब होगी, ज़्यादा अम्ल होगा, तो आपके स्टोमक की जो वॉल है उस पर HCl आएगा, और यहाँ पर स्टोमक की वॉल के ऊपर छिद्र बन जाएंगे, जिसको कहते हैं पेप्टिक अल्सर। अल्सर नाम तो सुना होगा, अल्सर का मतलब छेद बन जाना। कहाँ पर बन रहा है वो अल्सर? अल्सर तो कहीं भी हो सकता है, आपके स्टोमक में हो रहा है, तो उस अल्सर को हम कहेंगे पेप्टिक अल्सर। तो HCl के अधिक होने से क्या बनता है? कौन सी बीमारी होती है? उसको पेप्टिक अल्सर। और इस कंडीशन को हम कहते हैं अति अम्लीयता, यानी कि हाइपर एसिडिटी। अब म्यूकोसा का स्तर होता है, लेकिन जितना आपके सामान्य HCl सीक्रेट हो रहा है उसको तो बचा लेगा, लेकिन ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है तो म्यूकस तो कमी है ना, तो वो म्यूकस को वो पेनिट्रेट कर जाएगा और वो सीधा उसकी वॉल पर इफेक्ट कर जाएगा। अब जैसे मान लो आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, कौन सा जूस यदि खाली हमारे स्टोमक में सीक्रेट हो जाए तो हमारी भूख को वो बढ़ा देता है। जैसे आप ये लेते हैं, सूप लेते हैं, आपने खाना नहीं खाया, सुबह शाम को खाना खाया और सूप लिया, तो सूप जैसे ही अंदर जाएगा स्टोमक में, स्टोमक खाली है और उसमें आप सूप ले रहे हैं, तो कोई भी चीज़ आप लेंगे लिक्विड की फॉर्म में खाली स्टोमक में, तो क्या होगा? गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट हो जाएगा। तो गैस्ट्रिक जूस पहले से सीक्रेट हो गया, खाना आपने खाया नहीं, तो वो गैस्ट्रिक जूस आपकी भूख को बढ़ाएगा। तो कौन सा जूस ऐसा है, पाचक रस कौन सा ऐसा है जो हमारी भूख को बढ़ाता है?
इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एपीटाइट जूस। एपीटाइट तो समझते हैं, एपीटाइट का मतलब क्या होता है, भूख। भूख को बढ़ाने वाला पाचक रस कौन सा होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है, जठर रस। खाली स्टोमक में यदि गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होगा तो हमको भूख ज़्यादा लगेगी। तो एपीटाइट 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 जूस कौन सा है, या एपीटाइट हमारे पाचक रस में कौन से रस को हम एपीटाइट जूस कहते हैं, कौन सा पाचक रस हमारे भूख को बढ़ाता है, तो वो हो जाएगा आपका जठर रस, यानी कि गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस का नियंत्रण कैसे होता है, जैसे मैंने बताया कोई भी जो पाचक रस होगा या तो तंत्रिका के द्वारा नियंत्रित होगा और या फिर वो हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होगा। अभी मैंने आपको बताया लारीय स्त्रावन जो होता है वो तंत्रिका से नियंत्रित होता है, लेकिन जो जठर रस जो होता है, गैस्ट्रिक जूस जो होता है, इसका नियंत्रण दोनों तरीके से होता है। तंत्रिकीय नियंत्रण भी होता है, आप देखेंगे, और इसका हार्मोन के द्वारा भी नियंत्रित होता है। हार्मोन कौन से होते हैं, एक तो गैस्ट्रिन हार्मोन और एक होता है एंटेरोगेस्ट्रोन हार्मोन। तो ये दो हार्मोन जो होते हैं वो इसको नियंत्रित करते हैं। तो इसका नियंत्रण यदि आप लिखें, नियंत्रण किसका, जठरीय रस का नियंत्रण। जठरीय रस का नियंत्रण में लिखेंगे आप, इसका तंत्रिकीय नियंत्रण भी होता है और इसका हार्मोन के द्वारा भी नियंत्रण होता है। एक तो होता है सिफेलिक प्रावस्था, सिफेलिक फेज, सिफेलिक प्रावस्था। सिफेलिक प्रावस्था क्या है, ये तंत्रिकीय नियंत्रण है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप खाना मुंह में रखें, ऐसे ही खाना आपके स्टोमक में जाएगा, या खाने को आप देख लें, खाने को सूंघ लें, खाने के बारे में सोच लें। जैसे लार का होता है नियंत्रण, उसी तरीके से इसका नियंत्रण होगा। जैसे ही भोजन अंदर जाएगा तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है वो उत्तेजित हो जाएंगी, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स उत्तेजित होकर क्या स्रावित करेंगी, गैस्ट्रिक जूस का स्रावित करेंगी। ये तो होता है सिफेलिक प्रावस्था। दूसरा होता है जठर प्रावस्था। जठर प्रावस्था जो होती है वो तंत्रिकीय नियंत्रण नहीं है। वो कैसा नियंत्रण है, हार्मोन के द्वारा होने वाला नियंत्रण है। हार्मोन के द्वारा कैसे नियंत्रण होगा, जैसे ही आपने भोजन लिया और भोजन स्टोमक में गया, तो स्टोमक के अंदर जब भोजन जाएगा तो स्टोमक के अंदर एक मैंने भाग बताया था, पाइलोरिक भाग, एक तो कार्डिक, एक फंडिक, एक पाइलोरिक। तो पाइलोरिक भाग जो होता है उसकी जो म्यूकोसा स्तर होती है, उस म्यूकोसा स्तर से एक हार्मोन स्रावित होता है, उस हार्मोन का नाम है गैस्ट्रिन हार्मोन। तो जैसे ही भोजन अंदर लिया गया और जैसे ही भोजन स्टोमक के अंदर पहुंचा, पाइलोरिक स्टोमक की जो म्यूकोसा वॉल है, म्यूकोसा की सतह, उससे ये गैस्ट्रिन हार्मोन स्रावित होगा। हार्मोन कहाँ पर आएगा स्रावित होकर के, ब्लड में। हमेशा हार्मोन किस में आते हैं, ब्लड में। अब ब्लड से ये हार्मोन रुधिर से ये हार्मोन कहाँ जाएगा, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में जाएगा। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का मतलब जठर ग्रंथियां, जो आपको बताई थी 35 लाख जो होती हैं जठर ग्रंथियां, और जठर ग्रंथियों को ये उत्तेजित करेगा। ये हार्मोन गैस्ट्रिन हार्मोन किसको उत्तेजित करेगा, जठर ग्रंथियों को, और जठर ग्रंथियां फिर किसका स्रावन करेंगी, जठर रस का स्रावन करेंगी। लेकिन ये हार्मोन तभी सीक्रेट होगा जब भोजन आपके स्टोमक के अंदर जाएगा। आप भोजन को देखेंगे, सूंघेंगे, तो वो हार्मोन सीक्रेट नहीं होगा। वो फिर कैसा नियंत्रण होगा, सिफेलिक का मैंने बताया, वो तंत्रिका के द्वारा प्रभावित होता है, प्रतिवर्ती क्रिया जो आपको बताई थी। और एक और होता है आंत्रीय प्रावस्था, यानी कि इंटेस्टाइनल फेज। इंटेस्टाइनल फेज क्या है कि जब पाचन खत्म हो गया आपका, कौन सा पाचन, जठरीय पाचन, स्टोमक के अंदर खाना पचित हो गया, तो फिर और HCl स्रावित नहीं होना चाहिए और जठर रस स्रावित नहीं होना चाहिए, नहीं तो HCl ज्यादा होगा तो फिर पेप्टिक अल्सर हो जाएगा। तो जब भोजन का पाचन हो जाता है स्टोमक के अंदर, तो स्टोमक के नीचे कौन सा भाग है, आंत्र का पहला भाग क्या बताया था कल, इंटेस्टाइन का पहला पार्ट क्या बताया था कल, ड्यूडेनम, ग्रहणी बताया था। तो जब भोजन का पाचन हो जाता है तो ग्रहणी की जो म्यूकोसा वॉल है, म्यूकोसा का मतलब सबसे अंदर का स्तर, वो म्यूकोसा वॉल कई सारे हार्मोन प्रोड्यूस करती है। एक हार्मोन तो क्या बता दिया मैंने, गैस्ट्रिन। जब खाने का पाचन हो जाता है आमाशय में, तो ग्रहणी की म्यूकोसा वॉल से एक दूसरा हार्मोन स्रावित होता है,
उसका नाम है एंटेरोगेस्ट्रॉन। एंटेरोगेस्ट्रॉन। जब भोजन का पाचन हो गया आमाशय में तो ग्रहणी की म्यूकोसा सतह से एक हार्मोन स्रावित होता है एंटेरोगेस्ट्रॉन। एंटेरोगेस्ट्रॉन क्या करेगा? ये गैस्ट्रिन हार्मोन का स्रावन बंद कर देगा। तो गैस्ट्रिन हार्मोन का स्रावन बंद हो गया तो फिर गैस्ट्रिक जूस जो है, ये गैस्ट्रिन हार्मोन का स्रावन बंद हो गया तो जठर ग्रंथियां उत्तेजित नहीं होंगी, और जब ये उत्तेजित नहीं होंगी तो जठर रस का स्रावन नहीं होगा। जब पाचन ही हो गया तो जरूरत नहीं है ना स्रावित होने की, तो ये इसको बंद करने के लिए होता है एंटेरोगेस्ट्रॉन हार्मोन कि जठरीय पाचन अब खत्म हो गया है, अब जठरी रस की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आप पढ़ेंगे भोजन जाएगा ग्रहणी के अंदर, वहाँ बाइल जूस के कांटेक्ट में आएगा, पित्त रस के, वहाँ पर अग्नाशय रस के कांटेक्ट में आएगा, फिर इलियम जो रचना बताई थी उसमें जाएगा, वहाँ पर आंतरीय रस के कांटेक्ट में आएगा, फिर भोजन का अवशोषण होगा। तो कल ये बाकी का पार्ट आपको बताएंगे, कल खत्म हो जाएगा टॉपिक ये, फिर अगले बार दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे।